हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CGPPST मैथ सोल्यूशन 2021 का पेपर, मैथ्स पेपर। अच्छा, इस जो पेपर हमने यहाँ पे देखा ये PET के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन द सेंस इम्पोर्टेंट का मतलब ये हुआ कि आप इसके क्वेश्चन जो PET में भी पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो PET या PPST के लिए भी अब दोनों इस पेपर को आप प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स का इसका डोमेन हमको निकालना है। तो देखो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, अगर मान लो हम कर्व की बात करें तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो आपका आता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक, अब -1 से +1 के बीच में मान लो इसका डोमेन होता है, यानी -1 से +1 होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है x का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में पहला चीज तो ये कि डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करते हैं, पहली चीज तो ये कि -1 से 1 के बीच में हमारा वैल्यू रहेगा। ठीक, तो -1 से 1 के बीच में होने का मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, C आएगा। C क्यों आएगा, -1 से 0 तक का 0 पे ओपन दिया हुआ और 1 को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि 1 को इंक्लूड करोगे तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया हुआ, बोला जा रहा है कि तो इसमें आपका fx का वैल्यू गिवन है 2 टू द पावर 10x प्लस 1 और gx का वैल्यू गिवन है 3 टू द पावर 10x माइनस 1। ठीक, ये गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, f ऑफ gx निकालना है। तो fx ऑफ gx की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो gx का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 10x माइनस 1 आ गया। और गी जो वैल्यू आपका आ रहा है वो किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल। तो fx का वैल्यू आपका दिया हुआ ये, मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10x माइनस 1, फिर -1 और ये -1, ये आपका x हो गया, -1 इज इक्वल टू x हो गया। तो हमको कैलकुलेट ये करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये fx का वैल्यू था ना, fx का वैल्यू, तो x की जगह हमने ये रख दिया और +1 एक्चुअली यहाँ ये +1 आ जाएगा, ये +1 है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 10 फिर 3 टू द पावर 10 x माइनस 2 टू द पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो इसको हमने ले लिया, इधर एक साइड में ले लिया, x कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर 10 फिर 3 टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो हमारा जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ गिवन है इसमें से मैच नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 टू द पावर 10 से इसमें सब जगह डिवाइड कर दूंगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर माइनस 10, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक, तो हमने मैच कराने के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो हमको ये वैल्यू मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस 103। तो 103 में आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ, बोला जा रहा है कि ये फंक्शन है और अगर ये कंटिन्यूअस है तो x k का वैल्यू बताना है। ठीक, तो k का वैल्यू बताने के लिए हम लोग सीधे लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो ये आपका आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x माइनस 3 फिर x माइनस 1 और डिवाइड बाई x प्लस 3 और x माइनस 1।
x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, लिमिट रख दिया तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 4 यानी -1/2 आ रहा है, -1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर आ रहा है 103 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 104 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 104 हो गया। क्या दिया हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। तो हमने क्या किया, ये y इज इक्वल टू आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू दिख रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स दिख रहा है। पहले इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लो ले लिया, सॉरी टैन थीटा ले लिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा पाई माइनस 2 थीटा, यानी आपका बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। मतलब ये हुआ कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो ये अगर मान लो हमने इसको y1 माना है कुछ देर के लिए, तो y1 dy1 बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 0 माइनस 2 1/1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं, y2 जो हमने वैल्यू माना था y2, लेट y2 इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और अगर किसी भी टर्म्स के रेस्पेक्ट में अगर हमको इसको वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे करते हैं, dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स। तो dx से dx कैंसिल हो जाता है तो हमारा वैल्यू क्या जाता है, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 अपन, यहाँ 2 नहीं आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल होगा, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स हैज अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी विल ऑल्सो हैव अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, जी डैश एक्स निकाल लेता हूँ। जी डैश एक्स निकालूंगा तो एफ डैश एक्स क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो ये तो होगा ही, ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि ना इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट अगर मान लो आपको करना है तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमको डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, जी डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं हमको मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए ये डबल डैश 0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब होगा, जब अगर मान लो मैं ए का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो बी तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलोगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 0, तो बी की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, और ये हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा कब, जब ए का वैल्यू आप 0 ले लेते हैं। ठीक, बी की सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि बी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू 0 ले हुआ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट रोलिस थ्योरम की, यहाँ क्या लिखा हुआ, अंतराल इतना में रोलिस थ्योरम होल्ड कर रहा है और सी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो 2a प्लस बी का वैल्यू हमको बताना है। तो देखो कैसे निकलेगा, रोलिस थ्योरम क्या होता है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक, पहले तो कंटिन्यूस, ये हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल में। दूसरी चीज़ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 2 प्लस a प्लस b। ये हमारा वैल्यू आ रहा है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ से हमारा मिल जा रहा है -4 आ रहा है। सॉल्व करने पे b का वैल्यू -4 आ रहा है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है थर्ड प्रॉपर्टी से। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करते हैं। एफ डैश सी कैसे निकल के आएगा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 6c² प्लस 2ac प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, b का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, और यहाँ पे c का वैल्यू भी दिया हुआ एट द पॉइंट फॉर द पॉइंट c इज इक्वल टू 1/2, तो c का वैल्यू भी गिवन है, तो c का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 2a इंटू 1/4 प्लस b का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस a/2 -4 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे a/2 निकाल रहे हैं तो 4 - 3/2 यानी 8 - 3 यानी 5/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल यानी a का वैल्यू आ जा रहा है 5। अब जब a का वैल्यू 5 आ जा रहा है तो हमको कैलकुलेट करना है 2a प्लस b, तो 2 इंटू a का वैल्यू है 5 और प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -4, तो 5 टू 10 -4 कितना आ जाएगा, 2 आ जा रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टावर CD का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है बिंदु A से CD का उन्नयन कोण किसी बिंदु A से कोणीय झुकाव 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ये है टावर CD, ठीक है, इस टावर CD का उन्नयन कोण मान लिया हमारा ये साउथ साइड में इस टाइप से होगा, ठीक है, ये ठीक है, तो हमने इसको कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये हमारा कितना है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो बोला जा रहा है कि इसके बीच का ये जो हमारा पॉइंट है, कहाँ से, ये हमारा A है और ये हमारा B है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 3 सेंटीमीटर यानी 3 यूनिट है। मान लिया ये 3 यूनिट आ रहा है, तो 3 यूनिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई यानी CD की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ऊंचाई फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, इसका यूज़ करते हैं। मान लिया हमने ये ट्रायंगल ADC ले लिया, ADC में टावर का हाइट हमने h ले लिया अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, और टावर की ऊंचाई हमने h ले लिया, तो फिर ये कैसे आएगा, देखो हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल में tan 60 का वैल्यू निकालते हैं। tan 60 का वैल्यू निकालते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा एंगल आ रहा है ये कुछ ऐसे है, तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से एंगल बना रहा है, तो tan 60 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, है ना, tan 60 इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई AC आ जाएगा। ठीक, ये हमारा AC आ जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3, और CD को हमने हाइट h माना है और डिवाइड बाई AC, तो ये हमारा AC आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC √3 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं BC का वैल्यू, अगर मान लो कैलकुलेट करते हैं तो BC का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, तो यानी 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई h। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा BC √3 हो जाएगा, h इज इक्वल टू BC √3 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लेते हैं हमको कैलकुलेट करना है क्या चीज़, CD यूज़ करना है, तो CD यूज़ करना है तो CD का जो वैल्यू आएगा, CD का वैल्यू हमको दिया हुआ है, मतलब AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा AC² प्लस BC का स्क्वायर। ठीक,
तो अगर ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 9 दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, तो फिर आपने क्या किया 3 का स्क्वायर 9, ए सी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई 3, बी सी का वैल्यू निकालोगे तो एच स्क्वायर बाई 3 यहाँ भी आ जाएगा। 3h यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, h इज इक्वल टू ए सी, तो tan h डिवाइड बाई यहाँ गड़बड़ हो गया, h डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। तो h डिवाइड बाई बी सी हो गया, तो h का वैल्यू बी सी का वैल्यू निकालोगे तो h√3 आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू h√3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 1 10h स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 10 आ गया, मतलब 3√3 डिवाइड बाई √10 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये आपका आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसमें ये 3D कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको फिल करके बनाओगे कि आप मतलब 3D इमेज समझ करके बनाओगे तो अपने आप सब बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 108 में आपको क्या बोला जा रहा है कि ये दो इक्वेशन दी हुई, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो मान लिया हमने n का वैल्यू जस्ट सपोज 0 रख देते हैं। ठीक, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड n का वैल्यू रख करके चेक कर लिया, तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या आएगा 7π/4। मान लो पहला ऑप्शन मैं लेके चल रहा हूँ। जनरली अगर आप यहाँ देखो तो ये tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इन द सेंस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो ये π/4 आएगा या 3π/4 आएगा। cos थीटा का वैल्यू 1/√2 आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ तो +π/4 आएगा और -π/4 आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस आ रहा है, मतलब या तो -π/4 आएगा या π-π/4 यानी 3π/4 आएगा। तो ये दो रिजल्ट आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें रखते हैं n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ रहा है 7π/4 आ रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर मान लो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है 7π/4, सब जगह आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब ये हुआ कि ये 7π/4 के टर्म्स में लिखा हुआ। तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, पाई प्लस ये 7π/4 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई प्लस 3π/4 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ये 7π/4 को। तो पाई प्लस 3π/4 यानी हमारा आ जाएगा जब n का वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो n+1 इंटू पाई प्लस 3π/4 आपका आएगा। n+1 अगर मान लो आप कॉमन लेते हैं तो n+1 इंटू 3π/4 आएगा। n का वैल्यू 0 रखे तो पाई प्लस 3π/4 आ रहा है। तो ये आपका रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन इधर नहीं आ रहा हमारा वैल्यू 3π/4। इस वाले में देखेंगे n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो -n/4 आपका आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा, यानी बी वाला, क्योंकि n का वैल्यू रखोगे तो -7π/4 आ रहा है। तो 7π/4 यानी n-1, n का वैल्यू 0 रखने से हमारा आ जाएगा -π प्लस 3π/4 यानी -π/4 आ जाएगा, और -π/4 दोनों के केस में आ रहा है। फिर 2π ऐड करते चले जाओ, तो यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना इसको छोड़ सकते हो, अगर टाइम लास्ट में मिलता है तभी इसको ट्राई करना, अदरवाइज मत करना। ठीक, इसका रीज़न क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि उस बीच में हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। थोड़ा सा टिपिकल लेंदी है। देखो न्यूटन रेफसन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, ये दिया हुआ है कि जस्ट सपोज fx इज इक्वल टू x³ माइनस 6x+1 दिया हुआ है। fx का वैल्यू मान लिया। न्यूटन रेफसन मेथड हमारा होता क्या, फार्मूला हमारा होता है f(x+1) इज इक्वल टू xn माइनस f(xn) डिवाइड बाई f'(xn) दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ। तो इसमें पुट कर दिया वैल्यू, यानी x माइनस x³ माइनस 6x+1 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 6। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2x³ माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू x² माइनस 2, ये आपका आ जाएगा। ठीक,
अब हम ये हमारा क्या आया, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 आया। इसमें आपने क्या किया, x1 कैलकुलेट करना है, तो x1 कैलकुलेट करना है तो x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 रख देंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट, पहला आंसर आएगा -6 यानी 1/6 आएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो x2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो हमारा आ जाएगा वैल्यू 0.167, मतलब x की जगह x2, यहाँ x2 अगर कैलकुलेट करना है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ x1 आ जाएगा, तो x1 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है, यहाँ रख दिया तो 0.167 आ जाएगा। तो इसको आप रखते चले जाओगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3 to 4 के बीच में आएगा। नियरेस्ट वैल्यू इन द सेंस सबसे नियरेस्ट वैल्यू टुवर्ड्स द 0। तो सबसे जो सुटेबल आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, जो कि आप इसमें रखोगे तो आपका आंसर मैच करेगा। मतलब ये x2 x3 रखते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगा, 0 के पास में, ठीक। और अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, इसमें रख दो। ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ग्राफ का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा वैल्यू आएगा 3 और 4 के बीच में से होकर के पास करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, आपने कोई एक वैल्यू रख लिया, कोई भी 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू रख लिया, 3 और 5, 4 और 6 के बीच में वैल्यू रख लिया, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करो। इनको क्या पता कि किस अंतराल के बीच में ये लाई करेगा। तो हमको ये जरूरी नहीं है कि इस मेथड से करते हैं। अगर हमको जनरल क्वेश्चन करना होता तो इस तरीके से करते, लेकिन हमको ये नहीं करना है तो सिंपल हमने क्या किया, इसी मेथड से बना लिया, ठीक। नेक्स्ट, ट्रेपेजाइडल नियम से बोला जा रहा है कि 0 to 1x³ dx का मान होता है, जबकि अंतराल 5 को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 इंटरवल में इसको डिवाइड किया जा रहा है। बाय ट्रेपेजाइडल रूल द वैल्यू ऑफ 0 to 1x³ dx कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स, 5 सब इंटरवल में इसको डिवाइड करना है और बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। हमारा तरीका क्या होता है, देखो यहाँ से ऐसे बनाते हैं, a to b fx dx is equal to h/2 f of x0 plus f of xn plus 2 times of f of x1 plus f of x2 and so on f of xn minus 1, ठीक। तो उसके लिए हम तरीका क्या यूज करते हैं, पहले तो देखो 0 से 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे h का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो h का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 - 0 डिवाइडेड बाई कितने इंटरवल में डिवाइड किया जाए, 5, है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या चीज, 1/5 आ गया, ठीक, 1/5 आ गया। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से रखते चले जाते हैं। x का वैल्यू 0 रखा, फिर है ना 1/5 रखा, फिर 2/5 रखा, 5 इंटरवल में डिवाइड करना है, 3/5, 4/5 एंड 5/5। 5/5 को हमने 1 मान लिया। और इसमें ये x का इंटरवल डिवाइड किया, कहाँ से स्टार्ट करना था, ये 0 से, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से स्टार्ट करना था, कहाँ तक जाना था, 1 तक। कितने इंटरवल में, 5 इंटरवल में। तो 1/5 के सब इंटरवल में हमने डिवाइड कर दिया। अब जब ये वैल्यू रखते चले जाओगे तो ये x³ है, ये फंक्शन है x³। तो x³ कैसे निकलेगा, यहाँ पे यहाँ रख दो, x³ यानी 1/125, फिर 2 का क्यूब यानी 8/125, यहाँ 27/125 और 64/125 एंड 1, ये इस तरीके से। बस इसके बाद आप इस फार्मूले में रख दो। तो h का वैल्यू 1/5 है, यहाँ आ जाएगा 1/10, और पुट करोगे तो ये पहला रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो 0 + 1 + 2 टाइम्स ऑफ, ये सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दिया। सारे रिजल्ट्स को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × यानी 100/125 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.265 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कि मैक्सिमम प्रॉब्लम z = x1 + x2 such that -2x1 + x2 -2x1 + x2 दिया हुआ है <1 and x1 <2, x1 + x2 <= 3 and x1 x2
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिंपल सा इसको अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, जब भी ग्राफ बनाना है तो ये यहाँ x1 x2 दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि ये x और y है। तो x और y के हिसाब से अगर इसको आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ का जो वैल्यू आएगा, देखो ये वाला वैल्यू है कौन सा, -2x1 + x2 दिया हुआ है। तो -2x1 + x2 का मतलब ये हुआ कि एक ग्राफ तो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक। और x1 < 2 बोला जा रहा है, तो <2 मतलब 2 कहीं यहाँ आएगा। मान लो अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो 1 < 2 ये आ जाएगा। x1 + x3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये सब लेस देन की बात किया जा रहा है, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा, जिस रीजन की हमको बात किया जा रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग रीजन जो हमारा आएगा, तो ये हमारा रीजन आएगा। अब इस रीजन को हमको डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स का इंटरसेक्शन, सारे के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए जरूरत ही नहीं, क्या सिर्फ बोल रहा है कि कितने सोल्यूशंस आएंगे। तो एक तो हमारा यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो कुल कितने आएगा, 3 सोल्यूशंस यहाँ आएगा, दिख रहा है आप, ठीक। तीनों कर्व का यूज करके करेंगे तो हमको 3 सोल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सीरीज दे द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसका एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस रहता है, मतलब कंफ्यूजन ना हो। ये अलग अलग ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके rth टर्म की मैं बात करूं तो इसका rth टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2r-1 का होल स्क्वायर। मीन्स ये हमारा जो सीरीज आएगा ये क्या आएगा, 2r-1, ये वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 2r-1। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, कैसे, अच्छा ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा टर्म्स है, ऐसी rth टर्म ये हमारा आएगा। तो इसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 2r-1 होल स्क्वायर, ठीक। इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r आ जाएगा, और ये समेशन के फॉर्म में। जब हम इस r के टर्म्स को ओपन करेंगे तो ये r स्क्वायर, सम ऑफ r स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, r+1 2r+1 डिवाइड बाई 6 होता है। फिर सम ऑफ 1 r आ जाएगा, माइनस 4r का वैल्यू होता है r+1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा tr है। अब अगर मान लेते हैं हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 4/3 r³ माइनस r प्लस r आ जाएगा, ठीक। तो अगर हमको सम निकालना है तो सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ tr होता है। तो बस इसमें यूज कर लिया, 4/3 r³ का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। r³ का वैल्यू होता है n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे भी, तो यहाँ n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस r का वैल्यू फिर से n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस पूरी रिजल्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, मतलब कॉमन वगैरह लेकर के सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा Sn का वो ये आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 6 और 2n स्क्वायर प्लस 2n-1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैं पूरा इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस पर्पज से हमने बस यहाँ तक दे दिया। आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, खुद यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने क्या किया, x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू, मान लो सी दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बी माइनस सी आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसके इक्वेशन बनाने, ये इक्वेशन दिया हुआ इसके रूट्स बताने हैं, तो इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू 0।
तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिए यहाँ पे, ए प्लस बी आ जाएगा इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़, ए बी माइनस सी आ जाएगा, ए बी माइनस सी, और माइनस सी पहले से ही है। तो मतलब हमारा इक्वेशन आ जाएगा कुछ ऐसे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू सी है, यहाँ पर इक्वल टू सी है, ठीक है। तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ये प्लस सी आ जाएगा, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, ए और बी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के 10 दोस्त हैं, कितनी तरीके से वह एक या ज़्यादा दोस्तों को एक पार्टी में NC1 NC2 एंड सो ऑन NCN, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 to the power n होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड हैं, तो इसको हमने यूज़ कर लिया 10C0 10C0 10C1 10C1 10C2 एंड सो ऑन। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10C10 इज इक्वल टू 2 to the power 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर। तो 1 या मोर की बात किया जा रहा है, मतलब कम से कम एक फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा 10C1 10C2 एंड सो ऑन 10C10 इज इक्वल टू 2 to the power 10, और 10C0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 2 to the power 10 -1 आ जाएगा। मतलब इनवाइट करता है नहीं करता, ये अभी आपका तरीका होता है नहीं, तो ये इस तरीके से 2 to the power 10 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमको क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है dy/dx लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया हुआ। तो p का वैल्यू हमारा यहाँ जाएगा 1, q का वैल्यू है cos x, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मान लो हम लोग निकालते हैं तो क्या जाएगा, e के पावर p dx। तो p dx यानी आ जाएगा e के पावर p dx यानी 1 यानी x हो जाएगा। सोल्यूशन क्या आता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। मतलब क्या आएगा, y इंटू आई एफ का वैल्यू है e के पावर x इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है cos x e के पावर x और ये dx प्लस c। तो y इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू ई के पावर x cos x का वैल्यू हो जाता है e के पावर x, ठीक। और ये आपका आ जाएगा, फार्मूला आता है e की पावर x cos x प्लस sin x हो जाता है, डिवाइड बाई 2 cos x प्लस sin x डिवाइड बाई 2 प्लस c। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस x, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो घटनाएं यानी 2 इवेंट्स a एंड b आर सच दैट pa प्लस pb का वैल्यू गिवन है, pab दिया हुआ, pa डैश दिया हुआ है, देन इवेंट्स a एंड b आर व्हाट। तो अगर मान लो pa डैश का वैल्यू 1/2 दिया हुआ तो pa कितना हो जाएगा, 1 माइनस pa डैश होता है, तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही आ जाएगा। अच्छा pa प्लस b का वैल्यू दिया हुआ, pa प्लस b इज इक्वल टू कितना होता है, pa प्लस pb माइनस pab, ठीक। तो pa प्लस b का वैल्यू हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ 5/6 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है वैल्यू, pa का वैल्यू 1/2 दे दिया, pb का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और pa इंटू b का वैल्यू भी दिया हुआ कितना 1/3 दिया हुआ। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1/6 प्लस pb आ गया। तो मतलब pb का जो वैल्यू आया 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 यानी 4/6 आ गया, 4/6 यानी 2/3 आ गया pb का वैल्यू। तो देखो इंडिपेंडेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, PAB का वैल्यू PA इंटू PB के इक्वल होता है, PA इंटू PB के इक्वल होता है।
तो पी ए बी का वैल्यू कितना है 1/3 है, और पी ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1/2 और इसका 2/3 आया, तो ये 1/3 यानी आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। पी ए इंटू बी का वैल्यू पी ए पी बी के इक्वल आ रहा है 1/3, तो 1/3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19th में क्या दिया हुआ है कि फॉर एन इवेंट पी ए प्लस पी बी डैश का वैल्यू 0 होता है, नहीं ये सही है, पी ए प्लस पी ए डैश का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट 120 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू बताना है। कॉस इनवर्स कॉस 12 आता है यहाँ पे, पहला वाला कॉस इनवर्स के केस में तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 12 हो जाएगा, 4 पाई माइनस 12 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स साइन 12 के केस में हमारा वैल्यू क्या आ जाता है 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा। ठीक, ये आप कर्व से ही कैसे पता चलेगा, कर्व से। कर्व कैसे आता है, जिससे मान लो मैं सिर्फ कॉस इनवर्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स का जो कर्व होता है वो कैसे आता है, इस तरीके से निकल के आता है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, तो ये जो रिजल्ट आता है यहाँ पे ये 3 पाई होता है और इसका वैल्यू x माइनस 3 पाई आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा x माइनस 3 पाई आ गया, और यहाँ 4 पाई माइनस यहाँ 4 पाई होता है, यहाँ क्या जाएगा 4 पाई माइनस x हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आपका आएगा 4 पाई माइनस x में, यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा। और ऐसी साइन के केस में आ जाता है 12 माइनस 4 पाई, तो मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 8 पाई माइनस 24 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC tan A tan B tan C का रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है, तो हमको इसकी साइड्स का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या किया, एक तरीका अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं कि मान लिया हमने tan A प्लस B का यूज कर लेते हैं। tan A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा tan A प्लस tan B डिवाइड बाई tan A 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B आ जाएगा। तो tan A प्लस B का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि किसी ट्राइंगल की बात किया जा रहा है तो पाई माइनस C लिख सकते हैं, यानी माइनस tan C हो जाएगा, इज इक्वल टू tan A tan B tan C। अच्छा, ये रेशियो में अगर मान लो हमारा दिया हुआ है तो हमने इसको k मान लिया, इसको 2k मान लिया और इसको 3k मान लिया, माने tan A का वैल्यू। तो tan C का वैल्यू क्या आ जाएगा -3k इज इक्वल टू यहाँ k यहाँ 2k डिवाइड बाई 1 माइनस k इंटू 2k। ठीक, तो ये 3k आ जाएगा, k से k कैंसिल हो गया, -3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 माइनस क्या चीज k 2k स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल है, यानी 1 माइनस 2k स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ठीक, तो इधर आ जाएगा तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी k स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1। तो k का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, क्या चीज 1 लेंगे, क्योंकि रेशियो है लेंथ है, तो रेशियो हमारा ABC लेंथ है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब अगर मान लिया कि यानी A वाले के लिए, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, जस्ट सपोज ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें A वाला एंगल पता हो गया, tan A दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 1 मान लो आ गया, तो इसको हमने 1/1 कर लिया ऐसे, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मान लेते हैं मैं साइन A का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो साइन A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। सेम पैटर्न में साइन B भी हम लोग निकालते हैं तो साइन B का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन B का वैल्यू आ जाएगा आपका 2/5 आ जाएगा, और साइन C का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा, 3/10। अब साइन रूल लगा करके साइन A बाई A साइन B बाई B साइन C बाई C का अगर मान लो हम यूज करके और इसको रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमारा A रेशियो B रेशियो C क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा, फिर 2√2 यानी √8 बोल सकते हैं, और रेशियो √9 बोल सकते हैं, 3 को हमने 9 बोल देंगे, तो √5 √8 और √9 यानी ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट आंसर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाता है, क्या बोला जा रहा है कि आर त्रिज्या यानी द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच with radius r which subtend a right angle at the center of the circle is a concentric circle where radius r is such that। तो हमसे इसका लोकस पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक। क्या बोला, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, तो इसका एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, मानो हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया सर्कल का, ठीक। और इसका लोकस पूछा जा रहा, तो मान लिया इसका मिडिल पॉइंट के लोकस जिसकी बात किया जा रहा है इसको P मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा h, K आ जाएगा। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r which subtend right angle at the center of the circle is a concentric circle where radius r is such that। तो इसका रेडियस हमसे बोला जा रहा है कि ये इसका रेडियस r है और ये इसके मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात किया जा रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब ये r है और ये स्मॉल r है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, मतलब ये रेडियस r है, ठीक है, ये रेडियस r है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, h इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा और k इज इक्वल टू भी r/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, ये रेडियस माना जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा h और k का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो हम लोग r स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कैपिटल या p मान लेते हैं, p स्क्वायर, ठीक, रेडियस है तो p स्क्वायर आ गया, तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यानी r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जा रहा है, ठीक। तो अगर मान लो हम इससे कंपेयर करते हैं, इसके रेडियस से कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला सर्कल से कॉन्सेंट्रिक बोला जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक बोला जाए तो मान लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू r/√2 आ रहा है, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला जा रहा है कि एक द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का मतलब ये हुआ कि मान लिया हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया ऐसे और इसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 2a आएगा और a, -2a आएगा लेटस रेक्टम का। यहां से हमको क्या बोला जा रहा है कि आप ना इसको ड्रॉ करिए, क्या चीज, नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, x प्लस वाई -3a इक्वल टू 0, और ऐसी दूसरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, क्या चीज, x माइनस वाई -3a इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन पूछा जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -6ax प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 124 की बात किया जाए तो 124 में देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 125, तो 125 में हमसे बोला जा रहा है कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई मान लो हमने 0 कर दिया, फिर y माइनस 2 डिवाइड बाई 0 कर दिया, ये एक लाइन हो गया, z माइनस 0 डिवाइड बाई 0 कर दिया, ठीक, ये 1 कर लिया, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा। दूसरा भी क्या बोला जा रहा है कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं दिया तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 ऐसे। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इन लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, ठीक। अब लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कॉनकरेंट के केस में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1a फिर b1 b फिर c एंड 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप से दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a-1 b-1 टाइप का बनाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, a-1 या 1 - a बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ c2 इज इक्वल टू c2 - c1 कर लिया। तो c2 इज इक्वल टू ये 1 b और ये c है, तो c2 - c1 यानी a-1 आ जाएगा, यहाँ 1 - b आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ a यहाँ। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, पहले इसको ना a-1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा a-1, यहाँ भी है a-1, ये b है और यहाँ आ जाएगा -b-1, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ 0 और यहाँ -c-1। सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कैसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b-1 और c-1 आ जाएगा। ठीक, -0 फिर माइनस ऑफ a-1 और इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू प्लस हो जाएगा प्लस c-1 हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस a-1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू b तो 0 हो जाएगा और माइनस जाएगा तो यहाँ c इंटू आ जाएगा, c इंटू b-1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सबको डिवाइड करते हैं, a-1 b-1 c-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगा, 1/a-1 प्लस b डिवाइडेड बाई b-1 प्लस c/c-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि b इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -1/a-1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी जगह पुट कर दोगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a डिवाइड बाई a-1 -1/a-1। अब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में a-1 है, कॉमन ले लिया, ऊपर में भी a-1 है, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।